कि एनडीए गठबंधन के ये घटक दल हैं आपस में बैठ करके विचार कर चुके हैं कि आप किस जाति से कितने टिकट देंगे जिससे कि सामंजस्य बिठाया जा सके। न भाजपा कम 101 सीटों से संतुष्ट है, बिल्कुल न ही चिराग पासवान संतुष्ट। पांचों पांडों में सीट शेयरिंग को लेकर के जो समझौता हुआ उससे संतुष्टि बहुत हद तक नहीं है। जीतन राम मांझी उनकी भी नाराजगी थी, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीतन राम मांझी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम बाबा वाणी में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है, 2 चरणों में चुनाव होंगे और 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को इसके जो नतीजे हैं वो भी सामने आएंगे। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि कौन जीत रहा है बिहार का चुनाव और जो नई सरकार बनेगी वो कैसी होगी। देखिए, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पूरी बातचीत हम बाबा के साथ करेंगे। बाबा, क्या कुछ कहेगा? 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो क्या कुछ सोच सकते हैं हम लोग? देखिए, एक बार फिर से हम जिस कड़ी को लेकर के आए हैं उस कड़ी में भी वो सारे तार हैं जो उलझे हुए थे, उसे सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जितने भी सर्वे रिपोर्ट वगैरह 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 अब उन सब का समय समाप्त हो गया है। अब आप सीधे रण में उतर गए हैं और उस ठाकुर की तरह है कि आप उससे पूछिए कि मेरे सर में कितना बाल है, तो कहता है कि हुजूर काट के गिरा रहे हैं, गिन लीजिए। 14 तारीख की बात आपने कह करके एक बात तो जरूर कह दी कि कैसी होगी हमारी सरकार। आने वाले जो 14 तारीख को हमारे परिणाम आएंगे, 14 नवंबर को, उसके बाद जो सरकार का स्वरूप होगा वो क्लियर हो जाएगा, किस तरह की सरकार होगी और बिहार की जनता ने क्या फैसला किया है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले जो बिहार की जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए और जो हुआ है वो सारी बातें हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। हम ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, हम जनता के मूड मिजाज भी दिखा रहे हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि किसने क्या किया। ये चीजें एक तरफ जहां आप देखे होंगे कि हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार अपने सामने वाले उम्मीदवार के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में बताता है, उसकी अच्छाई के बारे में कोई नहीं बताता है। बिल्कुल। लेकिन उम्मीदवारों में अच्छाई क्या है वो बताना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये लड़ाई जो शुरू हुई है, इसमें पहले 5 पांडवों की बात कर लीजिए। बिल्कुल। पांचों पांडवों में सीट शेयरिंग को लेकर के जो समझौता हुआ उससे संतुष्टि बहुत हद तक नहीं है। न नीतीश कुमार संतुष्ट हैं 101 सीट लेकर के, न भाजपा कम 101 सीटों से संतुष्ट है, बिल्कुल न ही चिराग पासवान संतुष्ट है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस तरह से अरुण जी ने बताया कि जो स्थिति है उस स्थिति में सीट शेयरिंग का समझौता जब गठबंधन में होते हैं आप, तो आपके बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनको समाप्त करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। बिल्कुल दबाना पड़ता है। अरुण भारती के उस बयान के बाद से आपको अंदाजा लग गया होगा कि चिराग पासवान ने भी एक तरह समझिए तो दिल्ली में सिविल ड्रेस में आ गए हैं और घर पर बैठ करके वहां ऑफिस से ही, घर के ऑफिस से टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने पटना का फैसला कर लिया और पटना का फैसला, बिहार का फैसला इस बार मैक्सिमम दिल्ली में ही हुआ है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए थे और जाकर के वहां से लौट करके आए, दिने दिन गए, दिने दिन लौट के चले आए और आए तो फैसला लेकर के आए और अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि सब ठीक है, अब लग जाइए आप लोग। यानी जो बात थी वो हो गई थी। इससे पहले उनकी नाराजगी थी, जीतन राम मांझी उनकी भी नाराजगी थी, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीतन राम मांझी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए उनके पास सीमित दायरा है। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? वो तो ऐसे भी इस्तीफा देते रहते हैं। इस्तीफा खेल तो पहले भी खेलते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया उस फैसले का असर अब दिखने लगा है। सीट शेयरिंग के समझौता के बाद उम्मीदवार भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। अब सारे उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं, सभी घटक दल के। और जब हम ये खबर कर रहे हैं तो 8 घंटा, 9 घंटा, 6 घंटा और बचा हुआ है इस खबर को जब लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो पहले राउंड के नॉमिनेशन का समाप्ति का डेट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, डेट खत्म होने का 17 तारीख तक पहले राउंड का नॉमिनेशन था। उसके बाद दूसरे राउंड का भी नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, जो कि 20 तारीख तक होगा। अब ऐसी स्थिति में
ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये फैसले जो हुए हैं, जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, क्या जो वादा किया गया था उस वादे के हिसाब से उम्मीदवार हैं? बिल्कुल। क्या इस जीत और हार के बीच में सरकार बनाने की कोई संभावनाएं बन रही हैं? और सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल। सर्वे रिपोर्ट सारे आ गए हैं और उस रिपोर्ट के हिसाब से हमने आप अलग अलग नट से बताया। हमने कल ही बताया था कि नीतीश कुमार ने जो आंकड़े फिट किए हैं, गोटियां फिट की हैं, वो काफी अपने मोहरों को सही जगह पर लगाया है। बिल्कुल। जातीय समीकरण की बात हमने बताई थी। हमने बताया था कि ओबीसी को 37, ईबीसी को 22, सवर्ण को 22, मुस्लिम को 4 को भी टिकट दिया है, एससी और एसटी को मिलाकर के 15 और 1 16 दिया है, महिलाओं को भी 13 टिकट दिया उन्होंने दिया है। इसके बाद कई ऐसी जातियां हैं जिनका संख्या नीतीश कुमार के उस लौकुश समीकरण से मेल खाता है, उसका भी ध्यान उन्होंने रखा है। बिल्कुल। उस लौकुश समीकरण को साधने के लिए उन्होंने धानुक समाज के 8 लोगों को दिया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई लोगों को इसमें दिया है, जिसमें गंगोत है, कामत है, चंद्रवंशी है, तेली है, कहार है, हलवाई है, इन लोगों को भी दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग जो जातीय समूह है उसको भी इस बार छूने की कोशिश की है। गोस्वामी को भी दिया है, कुशवाहा इसमें 13 है, कुर्मी 12 है, 8 यादवों को भी इसमें शामिल किया गया है, माझी 5 है, इसके अलावा रविदास भी 5 है, खरवार, सूढ़ी सबको शामिल किया है। बिल्कुल। ये सारे लिस्ट हमने बताए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो ये हुई है कि उन्होंने सिटिंग विधायकों कुछ के टिकट काटे भी हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत किया गया है। 2024 में भी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था। बिल्कुल। 2019 में नीतीश कुमार जब आए थे तो भारतीय जनता पार्टी अपने 5 सांसदों की तिलांजलि दी थी। बिल्कुल। जीते हुए 5 सांसदों को उन्होंने बैठा करके नीतीश कुमार को 17 सीटें दी। 2024 में भी नीतीश कुमार जब लौट करके आए एनडीए गठबंधन में, उनको एडजस्ट करने के लिए कई सीटों को इधर उधर करना पड़ा, उसके लिए भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके अलावा ये तो जनता दल यूनाइटेड का आपने देखा, इसके अलावा और भी जो घटक दल हैं, 6 सीटें हैं जीतन राम मांझी के पास। उन्होंने फोकस किया है कि अपने समाज को रखें, जिसमें आप देख ही रहे होंगे कि उनकी बहू भी चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक प्रफुल्ल माझी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी समधन भी चुनाव लड़ रही हैं। 6 सीटों में उन्होंने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, उसमें अलग से भी कुछ लोगों को टिकट दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा 29 सीटों में जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है वो चिराग पासवान ने की है। बिल्कुल। चिराग पासवान ने राजपूतों को 5, यादवों को 5, पासवान को 4, भूमिहार को 4 जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण को 1 और वैश्य समाज में उन्होंने 1 सीट दिया है, पासी 1 दिया है, सूढ़ी वैश्य समाज से जाते हैं उनको भी दिया है, रौनियाल वैश्य समाज में आते हैं उनको भी दिया है, यानी 3 जो सीटें हैं वो वैश्य समाज को दिया है। इसके बाद राजवर को उन्होंने 1 सीट दिया है, धोबी भी 1 उनके साथ है, कुशवाहा 1 है, रविदास 1 है और मुस्लिम भी 1 उनमें शामिल है। बिल्कुल। इसके अलावा महिलाओं पर भी ध्यान दिया है, 4 महिलाओं को भी उन्होंने टिकट दिया है। ये एक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है और ये ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन के ये घटक दल हैं आपस में बैठ करके विचार कर चुके हैं कि आप किस जाति से कितने टिकट देंगे, जिससे कि सामंजस्य बिठाया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ये अंदाजा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को ज्यादा तरजीह दी। इसके भी हमने एक एपिसोड करके बताया था। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 101 उम्मीदवारों में जो 3 लिस्ट निकाला, 71, 12 और 18। बिल्कुल। इस लिस्ट के बाद जो हमारे सामने नटसेल में है उसमें से 13-14 ऐसे उनके सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट इस बार टिकट से उनको वंचित होना पड़ा है। बिल्कुल। जिसमें कई मंत्री भी हैं। इसमें आप समझिए ज्ञानंद सिंह ज्ञानू बाढ़ से लंबे समय से जीतते आ रहे थे, उनको इस बार आराम दिया गया है। छपरा से सीएन गुप्ता को दिया गया, गोपालगंज से कुसुम देवी को दिया गया, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव को दिया गया है, आरा से अमरेंद्र प्रताप को दिया गया था। ये इसमें से कुछ नाम है जिनकी हमने चर्चा पहले भी की थी। बिल्कुल। इनको उम्र के कारण कुछ लोगों को कुछ और जिम्मेवारियां देनी है, इसके चलते कुछ लोगों को वंचित किया गया है। इसके अलावा अरुण सिन्हा को भी उम्र के कारण दिया गया है, मोतीलाल प्रसाद भी उम्र को ध्यान में रखा गया है। सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार जो कि अस्वस्थ चल रहे थे उनको भी टिकट से वंचित किया गया है। रामप्रीत पासवान इनको भी टिकट से वंचित किया गया है। जयप्रकाश यादव है इनको किया गया है। रामसूरत राय औराई से इनका भी टिकट कटा है। बिल्कुल। इसके अलावा कटोरिया से निक्की हेम्ब्रम है, इनको भी इनका भी टिकट कटा है। ये एसटी है, एक सीट जो एसटी का है उस सीट से है, तो यहाँ फिर एसटी को ही दिया गया है। उसके बाद मुंगेर से प्रणव कुमार का टिकट कटा है।
इन सभी के साथ अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम इस बार 13 मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन, और सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी को लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरह देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनका सामंजस्य कितना अच्छा बैठ रहा है, ट्यूनिंग, और उस ट्यूनिंग को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी ने भी फ्रंट से लीड करने के लिए अपने आप को मैदान में उतारा है। बिल्कुल, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं एक योद्धा की तरह लड़ूंगा, लड़ करके जीत करके आऊंगा तो मैं उस जिम्मेवारी को का निर्वहन करूंगा। बिल्कुल। और इस बात को अप्रिशिएट करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी सीट तारापुर की दे दी। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, साथी हैं, उनके बीच में इससे साफ साफ नजर आता है कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। आप एक सिंपल सी बात देखिए, महुआ की सीट, उस पर कितना विवाद चल रहा था। बिल्कुल, काफी विवाद। अंतिम में उसका फैसला हुआ और महुआ की सीट, ये बात गारंटी देकर के तेजस्वी यादव ने कहा, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान ने कहा कि चूंकि महुआ की सीट सबसे हॉट सीट हो गई है, वहां से तेज प्रताप लड़ रहे हैं, बिल्कुल, वहां से जनसुराज भी अपना मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के जीते हुए उम्मीदवार वहां खड़ा हो रहे हैं, और तेजस्वी यादव उस सीट को प्रायोरिटी बना करके रखे हैं कि तेज प्रताप वहां से लड़ रहे हैं तो उस सीट को हर हाल में मुकेश रोशन को निकालना है। तो इसको लेकर के अब समझ लीजिएगा कि कितना टसन होगा संजय सिंह के लिए, लेकिन ये भी योद्धा की तरह लेकर के आए हैं चिराग पासवान, और उन्होंने कहा है कि हम इस सीट को जीत करके आपको देंगे। बिल्कुल, तो ये इस बार देखने को मिला है, और इसको देखने का मतलब सीधा सा है कि जातीय समीकरण के साथ साथ जो सामंजस्य बिठा करके एक दूसरे से ट्यूनिंग बना करके जो लोग चल रहे हैं, आपने देखा होगा, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि उम्मीदवार जा रहे हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा हुजूम नहीं है। कुछ जगह तो मैंने देखा, अभी मैंने देखा कि कुछ नामांकन, जैसे शाहपुर का नामांकन का मेरे पास कुछ तस्वीर आया। बिल्कुल, हमने देखा कि शाहपुर में राकेश ओझा को दिया गया, विश्वेश्वर ओझा के पुत्र हैं। पिछली बार उन्होंने निर्दलीय अपनी मां को मैदान में उतारा था और वो सेकंड नंबर पर रही थी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। राकेश ओझा के नामांकन में अपार भीड़ थी, कई तो आपने भी कवर किए हैं, 2-3 तो पटना में भी था, दानापुर का आपने कवर किया उसमें भी, या फिर बाकीपुर वाला में भी काफी अच्छी खासी भीड़ थी और कई गणमान्य लोग आए भी हुए थे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, विजय सिन्हा, मंगल पांडे को भी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। नीरज बबलू है, कृष्ण कुमार मंटू है, सुरेंद्र मेहता है, सुनील कुमार है, संजय सरावागी है, प्रेम कुमार है। इन सभी लोगों को, प्रेम कुमार भी देखिए उम्र के काफी उनकी उम्र हो गई है, इनका भी टिकट कटने वाला था, लेकिन पता नहीं इनको फिर से रखा गया। हो सकता है कि इनका जो जातीय समीकरण है, अति पिछड़ा समाज में इनको फिट हो गए होंगे, फिट कराने की बात की जा रही थी। कहने में तो ये भी आया था कि अश्विनी चौबे को चुनाव लड़ाने की बात थी, लेकिन उनकी भी उम्र हो गई है। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें दर्जन भर महिलाओं को दिया गया, इधर से भी और उधर से भी। बिल्कुल, मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दिया गया, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि शाहनवाज हुसैन को दिया जाएगा। सबसे ज्यादा टिकट के दावेदारों में से जो प्रखर उनके मीडिया मैनेज करते हैं, दानिश इकबाल, उनको ये बात पूरी तरह समझी जा रही थी कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने वक्फ बिल पर एक बड़ा स्टैंड लिया था, उस स्टैंड के चलते ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, या मुसलमानों को ये बताने के लिए कि देखिए हम आपके भी हित ऐसी हैं, योजनाएं छाट करके नहीं बनाते हैं, जो योजनाएं बनती है, अब 10,000 रुपया मिल रहा है महिलाओं को, तो उसमें मुस्लिम लिखा हुआ है क्या कि मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलेगा? बिल्कुल, उसमें सबको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि दानिश इकबाल को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल, जिम्मेदारी भी ज्यादा है। आपने देखा होगा दानिश इकबाल को कि वो सुबह से लेकर के रात तक चैन से नहीं रहते हैं, उनकी बेचैनी आप इस मामले में देख सकते हैं। लेकिन एक बात है, जो कमियां रह गई हैं उसको एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पूरा करने की एक कोशिश भी सभी दलों ने की है। बिल्कुल, जैसे अब मान लीजिए जातीय समीकरण में कहीं किसी कोई छूट जा रहा है, मैंने मुसलमानों की बात की, बिल्कुल, मुसलमानों को बाकी के दलों ने टिकट दे करके और उस वैक्यूम को पूरा कर दिया है। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके बाकी के दलों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि इस बार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस पर वर्क भी हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है। और इसका हमने लोगों से बातचीत करने के बाद भी कई
एपिसोड किया है और अलग अलग जिलों में घूम करके अलग अलग विधानसभाओं में जब हम पहुंचे हैं तो वहां ये बात समझ में आई है कि नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है, जो योजना बनाई है आने वाले 5 साल के लिए, और वर्तमान में जो लोगों को उन्होंने सुविधा दिया है, हर वर्ग को दिया है, उसको लेकर के लोग काफी खुश हैं। तो एक तरफ तो नीतीश कुमार की वो नीतियां और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का वो जातीय समीकरण को पूरी तरह से एकदम एक खाने में फिट करना, बिल्कुल ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। कुछ खास की पॉइंट जो है उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें 37 विधायकों को रिपीट किया गया है। बिल्कुल, ये पहले हमने बताया था। सबसे बड़ी बात है कि जिन सीटों को लेकर के आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा था, उन सीटों को भी शांति से निपटा लिया गया है। बिल्कुल, जैसे आपको याद होगा कि 5 ऐसी सीटें थी जिस पर चिराग पासवान लड़ना चाहते थे और वो छोड़ना नहीं चाहते थे, बिल्कुल जदयू के लोग। उस पर सामंजस्य बिठा करके करीब 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जिस पर चारों दलों के बीच में जीत चल रहा था। आपको याद होगा कि बीच में किसी ने कह भी दिया था कि हम भी अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं, फ्रेंडली मैच भी खेल सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों पर विराम लगा दिया गया और अब सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि इस बार बिहार में कौन जीत रहा है, ये धीरे धीरे करके अब उस जगह पर पहुंच रहा है। 14 तारीख की बात से आपने शुरुआत किया था और अब 14 तारीख का इंतजार करने से पहले जनता का मूड जो है 6 तारीख और 11 तारीख को क्या रहेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, दूसरे राउंड के नामांकन समाप्त होने के साथ ही ये क्लियर हो जाएगा कौन कौन से उम्मीदवार वैध हैं जो आपके चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, और उसके बाद पहलवानों की लड़ाई और पहलवानों का कद कितना है, जब उसका हम आकलन करेंगे, बैलेंस देखेंगे, तो पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी से ये बात अंदाजा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन ने बहुत कैलकुलेट करके उम्मीदवारों को उतारा है, ठोक बजा करके उतारा है, सब कुछ जांच परख के उतारा है। यानी इस बार जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पहुंचा करके और नई सरकार के स्वरूप ये साफ लग रहा है कि हर जाति, हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये तैयारी अभी से की जा रही है, जिससे कि कोई वंचित न रह जाए, कोई छूटे नहीं। यानी कि सीधी तौर पे एनडीए गठबंधन ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो फ्लो चार्ट बनाया है, उस चार्ट में एक एक चीज को मेंशन किया गया है और निश्चित रूप से चुनाव के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करने की तैयारी चल रही है। चलिए, देखिए, उम्मीद है आपको ये हमारा जो कार्यक्रम है बाबा वानी आपको पसंद आया होगा। आपके मन में जो सवाल चल रहे होंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार बन रही है बिहार में और कौन कौन जो है जीत रहा है, तो इसी मुद्दे पर हमने इस वीडियो को बनाया है। और आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे होंगे, उम्मीद है आपको उन सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन के द्वारा सभी जातियों को जो है टारगेट किया गया है और सभी जातियों को जो है टिकट दिया गया है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।